गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया। दरअसल एक शख्स की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी कि अचानक शमशान घाट की छत गिर गई और उसमें 2 दर्जन के करीब लोग दब गए। कई अफराद मलबे में दब गए हैं। अब तक इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 अफराद जख्मी हैं। जख्मियों का इलाज MMG अस्पताल में जारी है। मकामी NDRF लोग और पुलिस इंतजामिया के जरिए राहत और बचाव का काम अंजाम दिया गया। यह हादसा सुबह के 11 बजे के आसपास पेश आया। जाए वाक़े का मंजर दिल दहलाने वाला था। तस्वीर में कई लोग छत के मलबे में दबे हुए नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े का नोटिस लिया और राहत पहुंचाने में सूरत लाने पर जोर दिया। वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस हादसे पर इजहार ताज़ियत किया है और पसमानदगान के साथ इजहार हमदर्दी की है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। मुरादनगर के शमशान घाट में जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, अंतिम यात्रा में लोग शामिल हुए थे और तभी एक लेंटर गिर गया जिसमें कई लोग दब गए। NDRF की टीम, पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला है। कमेटी बना दी गई है। इसमें जो मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर और IGP की कमेटी बना दी गई है कि जो 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट देने की मेरे द्वारा और मंडलायुक्त महोदय द्वारा ये पूरी जांच करके पूरी तरह से भेजा जाएगा। जो भी दोषी होगा उसमें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से ICMR का बयान सामने आया है। ICMR के डायरेक्टर जनरल ने कहा, अभी ये कहना मुश्किल है कि वैक्सीन का असर कब तक रहेगा। वायरस के खात्मे के लिए कितने लोगों को टीका दें, ये भी कहना मुश्किल है। फिलहाल सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वबा पर काबू पा लिया गया है। रहनुमा खतूत पर अमल करके वबा पर काबू पाया गया है। काफी अहम खबर कोरोना वायरस के हवाले से कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से ICMR का बयान सामने आया है। ICMR के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि अभी ये कहना मुश्किल है कि वैक्सीन का असर कब तक रहेगा। साथ ही वायरस के खात्मे के लिए कितने लोगों को टीका दें, ये भी कहना मुश्किल है। फिलहाल सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वबा पर काबू पा लिया गया है। रहनुमा खतूत पर अमल करते हुए वबा पर काबू पाया गया। कोरोना वैक्सीन के हवाले से ICMR ने बयान जारी किया है। ICMR के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि अभी यह कहना मुश्किल है कि वैक्सीन का असर कब तक रह सकता है। वायरस के खात्मे के लिए कितने लोगों को टीका दिया जाएगा, ये भी कहना मुश्किल है। डायरेक्टर जनरल ने कहा कि फिलहाल सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वबा पर काबू पा लिया गया है। रहनुमा खतूत पर अमल करके वबा पर काबू पाया गया। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में सियासी जंग तेज हो गई है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल दौरे ने इस जंग को मजीद हवा दे दी है। इंतखाबी लाहे अमल तय करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी आज कोलकाता पहुंचे। रियासत के फुरफुरा शरीफ मज़ार पर हाजिरी देकर असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में MIM के इलेक्शन लड़ने की कयास आराइयों पर मुहर लगाते हुए रियासत में MIM की मकबूलियत मिलने की उम्मीद जताई है। बिहार इलेक्शन के बाद MIM के सियासी खतरे के पेश नज़र वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के लोगों को हैदराबाद की जमात से दूर रहने की अपील की थी, जिसके बाद MIM के कई बड़े लीडरान ने तृणमूल में शमूलियत इख्तियार कर ली। ओवैसी ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, पीरजादा बायजीद अमीन और साबिर गफ्फार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि MIM पार्टी मगरबी बंगाल में आने वाले असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। उन्होंने ममता बनर्जी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ओवैसी ने बंगाल के तमाम तबकात का दिल जीतकर कामयाबी हासिल करने का अज़्म जाहिर किया। पहुंचा और मैं फुरफुरा शरीफ को गया। फुरफुरा शरीफ एक मजहबी एतबार से, तारीख़ी एतबार से बड़ी अहम जगह है। वहाँ पर मैंने हज़रत अब्बास सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, आस्थाने पर गया और उसके बाद मैं जनाब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से हमारी बहुत तफसीली मुलाकात हुई और हमारी पार्टी यकीनन आने वाले विधानसभा के चुनाव में हिस्सा लेगी और साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब जो फ़ैसला लेंगे, मीम पार्टी उनके साथ ठहरे रहेगी और ये आने वाले वक्त में ही हम तब आपको बता पाएंगे कि कहाँ से और कितने सीट्स पर हमारी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेगी। ये इनका गुरूर और अहंकार है
कि जब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी तो गुजरात जल रहा था। तो जब ममता बनर्जी को ख्याल नहीं आया मुसलमानों का, और ममता बनर्जी इस तरह की जो वाहियात बातें कर अनाप शनाप बक रही हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर के एक बड़ी ही मोअज़्ज़ज़ और अजीम ओहदे पर फाइज हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता को ये नहीं बता पा रही हैं, और जनता जानती है कि यहाँ से अगर 18 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीती, इसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। एमआईएम पार्टी तो नहीं लड़ी थी, मीम पार्टी। उनके इतने बड़े बड़े एमपीज लीडर्स जो उनके साथ बुरे वक्त में साथ ठहरे थे वामपंथियों के खिलाफ, आज वो बीजेपी जा रहे हैं, तो क्या मुझसे पूछ के जा रहे हैं? तो ये ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन है, और उनको शायद मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं वो। बिहार का नतीजा देख लें, 20 सीट पर हम लड़े थे, 5 पे हम जीते, 9 पे महागठबंधन जीती और 6 पे एनडीए जीती। तो ममता बनर्जी का एक उनको सेलेक्टिव एमनीजिया हो चुका है, उनको फ्रस्ट्रेशन है बहुत उनको, और इसीलिए बकते रहते हैं। ये बंगाल में क्या सिर्फ मुसलमान हैं? बंगाल में अपर कास्ट हिंदू नहीं है क्या? बंगाल में बैकवर्ड क्लासेस नहीं है? सब बंगाल के वोटर हैं, इन सब की बात हम करेंगे। तो कब से आप लोगों की पूरी तरह से आप लोगों का प्रचार प्रसार? नहीं, जब प्रचार तो चल रहा है, हम भी आएंगे, सब मिलके करेंगे, आने वाले वक्त में सब बताएंगे आपको। सबसे डेमोक्रेसी में जब हम किसी इलेक्शन लड़ते हैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट अपने ओपोनेंट को चूज़ नहीं कर सकता है। हमको सबसे मुकाबला करना पड़ेगा, और जब हम सबका दिल जीतेंगे तभी तो कामयाबी मिलेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत ने पत्थरबाजी करने और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह का कहना है कि जमहूरी मुल्क में पुरअमन तरीके से एहतजाज करने और अपनी बात रखने का हक है, मगर जो लोग एहतजाज के नाम पर पत्थरबाजी करते हैं और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे लोग मुल्क और समाज दुश्मन अनासिर होते हैं। हुकूमत ने ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कानून बनाकर कार्रवाई करने के साथ उनसे नुकसान को वसूल करने का भी फैसला किया है। क्या कहते हैं वज़ीर आला शिवराज सिंह, आप भी सुनिए। संपत्तियों के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। किसी की दुकान में आग लगा दी, क्या तोड़फोड़ कर दी, अभी अक्षम्य अपराध है। शांतिपूर्ण ढंग से कोई अपनी बात कहे, वो लोकतंत्र उसकी इजाजत देता है, लेकिन आग लगा दो, तोड़फोड़ कर दो, आगे मत जाओ, पत्थर चला दो, इसकी इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह तय किया है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ न केवल कड़ी कार्रवाई करेंगे, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो सजा के साथ साथ संपत्ति को जो नुकसान होगा वो उससे वसूल किया जाएगा। महाराष्ट्र में इन दिनों नाम तब्दील करने की सियासत रोज पर है। शिवसेना के इस कदम से इत्तेहादी पार्टियों के इख्तलाफात भी सामने आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर और रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने एक बार फिर दोहराया कि नामों को तब्दील करने के बजाय नया शहर बसाया जाए। उन्होंने महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से अपील की कि औरंगाबाद को संभाजी नगर करने से पहले महाराष्ट्र का नाम शिवाजी महाराज राष्ट्र किया जाए। मैं अपनी महाराष्ट्र सरकार से खास तौर से आदरणीय उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहता हूं कि शहरों का नाम बदलने से कोई उन्नति, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी का पेट नहीं भरने वाला है। कहते हैं पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। बहुत ज़मीन है, 2-4 नए ज़िले बना दीजिए, नाम हो जाएगा आपका। आप पुराने शहरों को, औरंगाबाद की एक हिस्ट्री है, अहमदनगर की एक हिस्ट्री है, इनको बदल करके आप नाम रखना चाहते हैं, तो अगर आप महाराष्ट्र में नाम रखना है तो आपको सबसे पहले महाराष्ट्र का नाम अगर बदल करके आप उसको शिवाजी महाराज के नाम पर कर दीजिए, शिवाजी महाराज राष्ट्र कर दीजिए। आपको संभाजी महाराज के नाम पर करना है तो आज जो है रायगढ़ में शिवाजी महाराज की हुकूमत थी, संभाजी महाराज की राजधानी थी, तो रायगढ़ का नाम चेंज करके संभाजी महाराज रख दीजिए, सब खुश हो जाएंगे। कोई हिस्ट्री जुड़ी हुई यहाँ से। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पूरे दुनिया के लोग आते हैं। महाराष्ट्र में उन्नति कीजिए, महाराष्ट्र को और बढ़ाइए आगे, नए नए ज़िले बनाइए तो लोग तालियां बजाएंगे आपका। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह से ये घटिया काम लोगों के साथ, मुस्लिम हिंदू के नाम पर लोगों को करना,
और इस तरह नाम बदलना मुझे लगता है कि उद्धव जी आपको ये शोभा बिल्कुल देता नहीं। विश्व हिंदू परिषद ने कानपुर से एक अनोखी शुरुआत की है। राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर के लिए रकम जमा करने के लिए मुहिम शुरू की गई है। यह मुहिम 15 जनवरी से शुरू होगी और 27 फरवरी तक जारी रहेगी। कानपुर पहुंचने वाले राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसील बताई। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान लोगों के घरों पर जाकर इस सिलसिले में बेदारी पैदा करेंगे और रकम इकट्ठा करेंगे। झारखंड में उर्दू मजमून में आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगारी के शिकार है। उनमें एक अशरफ हुसैन भी हैं जो पीएचडी की डिग्री हासिल करने के बावजूद अपनी पुश्तैनी पेशा सैलून चलाकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। पेश है रांची से हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम की एक खास रिपोर्ट। झारखंड में उर्दू जुबान अदब हुकूमत की सर्दमोहरी का शिकार है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उर्दू मजमून में आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगारी के शिकार हैं। इनमें से एक अशरफ हुसैन भी हैं। रांची शहर के कल्ब में वाक़ उर्दू लाइब्रेरी के करीब सड़क के किनारे अशरफ हुसैन सैलून चलाकर 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने को मजबूर हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में उन्होंने अपने दर्द को कुछ इस अंदाज में बयान किया। मैं डॉक्टर अशरफ हुसैन ड्रोंडा कॉलेज से बीए उर्दू ऑनर्स किया, रांची यूनिवर्सिटी से पीजी किया और झारखंड के मुमताज़ अफसाना निगारों पे पीएचडी की डिग्री हासिल की। और इसी पुश्तैनी काम को करते हुए अब तक ये मैंने सारा पढ़ाई किया सिर्फ इसी आस में कि कहीं ना कहीं सरकारी मुलाजमत मिल जाएगी। मैं तो हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि कुछ ध्यान दे। चूँकि मैं पीएचडी किया उसके बाद झारखंड के ख़वातीन अफसाना निगारों पे किताब भी लिखा। डॉक्टर अशरफ हुसैन गुज़िश्ता 5 सालों से एक इजाज़तनामे के तहत अंजुमन इस्लामिया के ज़ेर इंतज़ाम मौलाना आज़ाद कॉलेज में उर्दू टीचर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन्हें मुस्तकिल मुलाजमत नहीं मिली है। माहिरीन के मुताबिक रियासत गिर पैमाने पर प्राइमरी से लेकर पीजी सतह पर उर्दू असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं, लेकिन उर्दू के तई हुकूमत की तंगनज़री की वजह से तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगारी के शिकार हैं। उर्दू के फ़रोग़ तरक्की के लिए जिस तरीके की सरकारी सतह पर कार्रवाई होनी चाहिए उस सतह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से उर्दू ना तबके में काफ़ी खलजान पाया जा रहा है और वो शुकूक व शुबहात में मुब्तला है। वज़ीर की रियासत में उर्दू अकेडमी के क़याम और उर्दू ज़ुबान व अदब की तरक्की के लिए मुसलसल आवाज़ें उठाई जाती रही हैं, लेकिन रियासत की तश्कील को 20 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक इस ताल्लुक़ से मुनासिब कदम नहीं उठाया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट। कानपुर के सिविल लाइन इलाके में बरतानवी दौर का एक तारीखी कब्रिस्तान गोरा कब्रिस्तान के नाम से मारूफ है। यह कब्रिस्तान तकरीबन 200 साल से ज़्यादा पुराना है। यहाँ हर साल 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच बरतानिया से लोग आते हैं और अपने बुजुर्गों की कब्रों पर कैंडल जलाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं। ताहम कोरोना वबा की वजह से इस साल लोग कब्रिस्तान नहीं पहुँच सके। इस कब्रिस्तान की ख़ास बात यह है कि आज भी इसकी देखभाल के लिए बरतानिया से फंड्स आते हैं, जबकि मुल्क की दूसरी रियासतों से भी सयाह इस कब्रिस्तान को देखने आते हैं और इसकी तारीख से रोशनास होते हैं। कचहरी का गोरा कब्रिस्तान, इसे पुर्तगीज सेमेट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर जो सबसे पहले दफन हुए थे व्यक्ति, उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल स्टेफन और ये 1781 में हुआ था। उसके बाद ये 1947 तक पूरी की पूरी सेमेट्री ऑपरेशनल हुई। ये एशिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेमेट्रीज है और यहाँ पर आने में लोगों की दिलचस्पी पिछले 20 सालों में बढ़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा बास्का के बारे में, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर सेमेट्रीज इन साउथ एशिया, यही जो है संरक्षण का काम कर रही है। हालांकि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, लेकिन इसकी देखभाल और मेंटेनेंस का फंड्स जो है वो बास्का दिया करती है और इसमें रोजमेरी लिलियन जोन्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं।
कानपुर में बना ये कदीमी सिमेट्री, जिसे गोरा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, इस कब्रिस्तान की खासियत ये है कि यहाँ पर बने पत्थर जो बहुत ही कदीमी हैं और जिनका इतिहास में नाम है। साथ ही ये ऐसा कब्रिस्तान है जहाँ पर अंग्रेज़ों के समय के लोगों की कब्रगाह हैं जो 1857 की लड़ाई में मारे गए थे। साथ ही बताया जाता है कि लगातार जब से ये कब्रिस्तान यहाँ पर है, ब्रिटेन से लोग यहाँ पर आकर 25 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में यहाँ पर कैंडल जलाकर दुआ करते थे, लेकिन मौजूदा साल कोरोना की वजह से इस इतिहास को बदल दिया है और तकरीबन 239 साल बाद ऐसा होगा जब यहाँ पर ब्रिटेन से कोई भी नहीं आ पाएगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। ओमान के शहर मस्कत से हैदराबादी खातून कौसर बानो ने एक वीडियो पैगाम के जरिए उन्हें वतन वापस भिजवाने का इंतजाम करने की अपील की है। इस सिलसिले में कौसर की बहन सईदा रफीका बानो ने मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से गुजारिश की है कि वो मस्कत में फंसी उनकी बहन की हैदराबाद वापसी में मदद करें। रफीका का मानना है कि हैदराबाद की एक एजेंट फातिमा ने कौसर को ओमान में नौकरी दिलवाने का वादा किया, लेकिन वहां जाने के बाद एक उम्र रसीदा माजूर शख्स के साथ जबरदस्ती शादी पर मजबूर किया जा रहा है। मेरे को धोखे से बुलाए, जॉब है बोल के बुलाए, जॉब नहीं है यहाँ, मेरे को शादी बुढ़े से करो बोल रहे भाई, मैं शादी नहीं करती बोले तो मेरे को 3 लाख रखो बोल रहे भाई, मेरे को धमकियाँ दे रहे यार, मेरे को बहुत तकलीफ दे रहे भैया, मेरा पासपोर्ट पे खींच लिए, प्लीज़ मेरे को भाई अल्लाह के लिए मेरे को यहाँ से निकालो भाई प्लीज़। नहीं, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ, ओमान में हूँ भाई, मेरे को निकालो यहाँ से, मेरे को बहुत तकलीफ दे रहे। इस्लाम में हूँ मैं, ओमान इस्लाम में हूँ मैं भाई, बुलाने वाली का नाम फातिमा दौला हुसैन है भाई, ओमानी में रहती है। मैं और मेरी बहन दोनों कौसर बानो पार्लर चलाते थे। लॉकडाउन की वजह से पार्लर बंद हो गया था। पार्लर बंद होने की वजह से फातिमा जो एजेंट है वो एजेंट है जो हमारी बहन को मिलकर बोले कि चलो तुमको ओमान में मैं जॉब दिलाती हूँ बल्कि ओमान के लेकर गए। ओमान को लेकर जाने के बाद उनको कोई जॉब नहीं दिलाया उनको, मगर कोई एक शख्स बुढ़ा है ओमान में रहते हैं, उनको शख्स बोले कि शादी कर लो, बल्कि उनको ज़बरदस्ती से ज़्यादती से उनको मारतोड़ करके उनकी ज़बरदस्ती शादी कराना चाह रहे और उनका पासपोर्ट फातिमा खींच लेने की वजह से मेरी बहन बहुत परेशान हालत है, चुरके दे रहे, उसको गालियाँ दे रहे, उसको मार रहे, उसको कोई बंद के रख दिए। मेरे को अपील है आप लोगों से, इंडिया एम्बेसी से, कि आप लोग जितना जल्द से मदद करेंगे हमारी उतना अच्छा है। मेरी बहन को जल्द से जल्द आप रवाना करीजिए, अल्लाह का वास्ता होता है। हैदराबाद रेस क्लब के जॉकी की हॉर्स रेस के दौरान मौत हुई है। 25 साल राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले जितेंद्र सिंह रेस के दौरान घोड़े पर से गिर गए थे। जख्मी जितेंद्र सिंह को मलकपेट के प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। चादरघाट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि जॉकी की मौत घोड़े से गिरने से हुई या दिल का दौरा पड़ने से। कर्नाटक में कोरोना की वजह से कई महीनों के बाद स्कूलों और कॉलेजों का दोबारा आगाज हो तो गया, लेकिन अभी भी कई तलबा स्कूल और कॉलेज आने में दिलचस्पी नहीं ले रहे। मुख्तलिफ स्कूलों के टीचरों और मुंतजमीन का कहना है कि तालीमी इदारों का आगाज होकर आज दूसरे दिन सिर्फ 70% तलबा हाजिर हुए हैं। बाज़ स्कूलों में सिर्फ 50% तलबा की हाजिरी की खबर है। भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो 50% हमारे पास है और 50% अभी स्ट्रेंथ नहीं है। वो वजह यह है कि पेरेंट्स कुछ सोचना चाह रहे हैं, कुछ डर है, या फिर देखने के बाद भी जाना चाह रहे हैं, या फिर नहीं भी जाना चाह रहे, तो शायद उनको भी थोड़ा टाइम चाहिए ये सारी चीज़ें देखने के बाद, और दूसरे पेरेंट्स को देखने के बाद शायद हो सकता है इंशाल्लाह उनमें भी अवेयरनेस आ जाए तो वो भी भेजने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से किसी को फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन हम ये इत्मीनान करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चे यहाँ पे सेफ। कर्नाटक की अजीम शख्सियत मरहूम अजीज सेठ का 100 साला जश्न यौम विलादत मनाया जा रहा है।
बेंगलुरु मैसूर में तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। मैसूर के गोल्डन पैलेस में मुनक्किदा तकरीब में अजीज सेठ की हयात व खिदमात पर रोशनी डाली गई। बीजेपी के MLC और साबिक रियासती वजीर H विश्वनाथ ने कहा कि अजीज सेठ हिंदू मुसलमान सभी से मोहब्बत किया करते थे और सब लोग उन्हें चाहते थे। अजीज सेठ के फर्जंद और मैसूर के मौजूदा MLA तनवीर सेठ ने कहा कि उनका एक बड़ा ख्वाब रियासत में मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम करना था। आज इस ख्वाब को पूरा करने की ज़रूरत है। इजलास में कहा गया कि मौजूदा दौर में कर्नाटक में हर तबके का एक लीडर मौजूद है, लेकिन मुसलमानों का कोई लीडर नजर नहीं आता। अजीज सेठ जाफर शरीफ के बाद रियासत में मुस्लिम क़यादत की कमी शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। इस मौके पर उलमाए किराम और दानिशवरों ने अजीज सेठ की शख्सियत पर रोशनी डाली। औकाफी जायदादों की हिफाजत और तरक्की के लिए अजीज सेठ को याद किया गया। मैसूर यूनिवर्सिटी में अजीज सेठ पर चेयर कायम करने की तजवीज़ भी इजलास में पेश की गई। अजीज सेठ साहब की एक ख्वाहिश और एक कोशिश रही कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो। इस मामले में कार्रवाई बहुत आगे तक भी बढ़ी है। मैं इस वक्त इसका खुलासा नहीं देना चाहता, पर ये कोशिश चल रही है। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರಿಗೆ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅಜೀಜ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಧರ್ಮ ಭಾಷಿಕರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. He used to love all and everybody loved him. अब निगाइट्स का ले लो तो आ जाएंगे हमारे येडुरप्पा जी, गौड़ास का ले लो तो हमारे देवेगौड़ा साहब आ जाएंगे, कुरबास का ले लो तो सिद्धरामैया साहब आ जाए। अगर मुस्लिम का लो तो मुस्लिम लीडर कौन है? आज मुस्लिम लीडर की सख्त जरूरत है। एक सीधी सादी शख्सियत थी, कहा किसी का आस हिरिस या कुछ भी नहीं थी उनमें, लेकिन कौम को वक्फ के लिए 1970 में मुजरा से निकाल कर वक्फ में जो लाए, ये बहुत बड़ी कर्नाटका स्टेट में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आप कच्छ गुजरात की सरजमीन से यहाँ आपका खानदान आया था। आने के बाद गुजरात की सरजमीन से केरला और मरकेरे के बाद मैसूर महाराजा ने उनको बुलाया और आपके आबा व अजदाद अलहाज सत्तार अब्बास सेठ साहब और शुकुर सेठ साहब इनके खानदान के बुजुर्ग रहे और आपको हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन जमीर दस्तगीर से बड़ी गहरी निस्बत रही। जब तक आप रहे शुरू से आखिर तक कौम और मिल्लत के लिए खुसूसियत के साथ, ना अजीज सेठ साहब के पास सिर्फ मुसलमान या हिंदू कोई कौम का मसला नहीं था, बल्कि इंसानियत की हैसियत से जो है वो पूरी खिदमत। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत के गौकुशी पर पाबंदी के बिल की बीजेपी के ही एक लीडर ने मुखालफत की है। बीजेपी के MLC H विश्वनाथ ने इस बिल की मुखालफत की है। H विश्वनाथ ने कहा कि इंसदाद गौकुशी बिल पर हुकूमत नजरसानी करे। मैसूर में मीडिया से बात करते हुए विश्वनाथ ने कहा कि गौकुशी पर पाबंदी का मसला किसी मजहब या जात का नहीं, बल्कि ये मसला ग़िज़ा से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। महाराष्ट्र के अकोला में अली फाउंडेशन की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़ों ने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इस मौके पर बीजेपी लीडर अशोक अडम्बे ने दुल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद पेश करते हुए खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की सलाह दी। अली फाउंडेशन की जानिब से हर साल मुफ्त में गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदान के लड़के लड़कियों की शादी का इंतज़ाम किया जाता है। तंजीम बराए अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ आंध्र प्रदेश के सदर फ़ारूक शिबली ने बदनवानी में मुलविस उर्दू अकेडमी के मुलाजमीन पर कार्रवाई का खैर मकदम किया है। उन्होंने उर्दू अकेडमी के सदर नशीन पर भी कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही तमाम अक़लियती इदारों को जांच के दायरे में लाने का मुतालबा किया। मुमताज़ नामवर आलमदीन डॉक्टर सईद मोहम्मद शाह इस्माइल पीर हुसैनी कादरी रिजवी सजादा नशीन ताहिर गुलशन करनूल का उर्स चहलम और मरकज़ी जलसा खराज अक़ीदत करनूल में मुनक़्क़िद हुआ। इस तकरीब की निगरानी सईद शाह हमीदुद्दीन हुसैनी शर्फी सजादा नशीन हज़रत ताजुल उर्फ़ा डायरेक्टर आई हरक ने की।
सदारत सईद शाह रफ़ीउद्दीन हुसैनी शर्फी सजादा नशीन हज़रत सईद अलीमुद्दीन शर्फी रहमतुल्लाह अलैह शर्फी चंपन हैदराबाद ने की। इस मौके पर हल्फ़े अकबर मुफ्ती सईद शाह मोहम्मद अल हुसैनी ने फातिह ख्वानी की। बाद नमाज मगरिब जलसे ताज़ियत और नजराना अक़ीदतमंद मुनक़िद किया गया। मुमताज़ उलमाए किराम के खुतबात हुए। कादरी रहमतुल्लाह अलैह का ये शेवा था कि हर किसी गरीब, अमीर या मुस्लिम गैर मुस्लिम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आपने लोगों की खिदमत की है। सिर्फ कर्नूल शहर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आपके चाहने वाले मौजूद हैं। ज़ात है जिन्होंने नमाज़ों की पाबंदी की ज़िंदगी भर तलक़ीन की और सख्त अलालत की हालत में भी हमने इनको नमाज़ पढ़ते देखा। मस्जिदों का शौक़, मस्जिदों की तामीर करना जो मोमिन का खासा होता है, हमने इनमें वो चीज़ पाया कि जहाँ पर भी ट्रांसफ़र होता, एक बहुत बड़े मेडिकल ऑफिसर रहने की वजह से जगह जगह गवर्नमेंट की तरफ से तबादले होते, जिस जगह तबादला होता वहाँ पर मस्जिद तामीर कर देते, जिस जगह तबादला होता वहाँ पर मस्जिद तामीर करते। अपने खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। आपके घर